रीड करो। ओके, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव से। अच्छा, bacterial infection of a chronic diabetic foot ulcer may be minimally symptomatic and require specific assessment. When the bone can be palpated with a probe, the risk of underlying osteomyelitis is greatly increased. Biopsy and culture of affected bone is critical to confirming the diagnosis and guiding management. Okay, biopsy and culture of the bone critical to confirming the diagnosis and guiding management. ठीक है, पढ़ो अब आगे ऊपर। ऊपर समझ गई अच्छा, कॉन्टेक्स्ट contagious। कि ये पेशेंट जो है वो मिनिमली सिम्टोमेटिक है, इसीलिए हम इसमें एम्पुटेशन नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, और रही बात आपके, भाई बायोप्सी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डर है कि जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से कहीं ऑस्टियोमाइलाइटिस ना हो गया हो, बोन का इन्फेक्शन ना हो गया हो, तो उसको हमने बायोप्सी करके कल्चर करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि हम एम्पुटेशन ऑफ द फुट नहीं करेंगे। ठीक है। ओके। 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 अच्छा, patient with diabetes multiple risk factor for the development of infected foot ulcer, including peripheral neuropathy. ठीक है कि डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्टेड फुट अल्सर्स, इंक्लूडिंग जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, decreased lower extremity sensation for as in this patient, leading to impaired recognition of minor damage। देखो, अगर नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा होगा तो हु विल टेल योर ब्रेन कि यहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है या इन्फेक्शन चल रहा है, तुम काइंडली अपने रिसोर्सेज भेजो और रिकवर करने में हेल्प करो। ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, एलिवेटेड हीमोग्लोबिन H1A1C इन दिस पेशेंट लीडिंग टू इंपेयर्ड इम्यूनिटी, उसका कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था। एक कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पर बताया था कि हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो मेल फंक्शन हो जाते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको, जो प्रीवियसली मैंने कहीं चैट जीपीटी या लोकल रिसोर्सेज से पढ़ा होगा गूगल वगैरह से, कि हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से ब्लड विस्कस होता है, जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेवल नहीं कर पाते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज क्या होता है, फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू इम्पेयर्ड हीलिंग वंस वुंड इज प्रेजेंट। अगर वुंड है और आपको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, के क्लॉट बन जाना आपके फेमोरल आर्टरी में या आपके डाउन द लेग किसी भी आर्टरी में, बिकॉज ऑफ हाइपरकोएगुलेबल स्टेट या बिकॉज ऑफ विस्कस ब्लड, अगर आपका क्लॉट बन जाता है तो वो भी, क्योंकि अब आर्टीरियल सप्लाई नहीं होगी तो आपका न्यूट्रिशन नहीं होगा, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग होगी, तो वुंड अच्छा, जाएगा वो बढ़। तो एक्यूटली इश्केमिया। नो नो, आप जिसके बात कर रही हो ना, क्लॉट बन जाना, वो एक्यूटली इश्केमिया। बिकॉज ऑफ क्लॉट सडन यू कैन नॉट फील What पास do you? पैरेस्थेसिया। What is the peripheral The artery disease? PAD means there is some atherosclerosis in the peripheral artery, and वो there will be a एथेरोस्क्लेरोसिस और clotting. क्लॉट में, एथेरोस्क्लेरोसिस और क्लॉट में क्या डिफरेंस होता है आपा मेरी जानी? Clot to suddenly a vessel occlude, and then you cannot get the blood supply, and that's a severe condition. You ओके have to ओके ओके, amputate. माजरत, सही है, मैं गलत हूँ, आई गॉट क्लॉट इज अनदर थिंग, बट यहाँ पर ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलपमेंट ऑफ फैटी स्ट्रीक या फैटी टिश्यू एंड दैट विल क्रिएट द नैरोइंग एंड ओक्लूजन, ऐसे कहना चाहते हो आप? ओके, हाँ, मैं क्लॉग बोलना था मुझे, लेकिन मैं क्लॉट बोलता जा रहा हूँ, माजरत, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। ओके, गॉट इट। क्योंकि उसमें प्लेटिलेट का इतना रोल नहीं होता जितना फैट की ऑक्सीडाइजेशन का रोल होता है, तो ये आपका एथेरोस्क्लेरोसिस के जुमरे में आ जाता है। मुझे क्लॉग बोलना चाहिए, नॉट क्लॉट, उसके लिए फिर अलग से हो जाएंगे जिसमें एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग एंड occlusion of peripheral artery most commonly lower limbs leading to reduced blood flow and ischemia। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। हाँ, तभी मेरे सबकॉन्शियस में क्लॉट पड़ा हुआ है। क्लॉडिकेशन बोलते हैं जिससे पेन होता है आपको, क्रैम्पिंग ऑन एक्सर्शन रिलीव्ड बाय रेस्ट। ठीक है। स्मोकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑक्सीडेंट्स देती है आपकी ब्लड में, जिसकी वजह से फैट जो होता है, अगर आपका टिश्यू इंजरी होती है तो उस पे पहले क्या होता है, टिश्यू इंजरी पे मैक्रोफेजेस आते हैं वहां पे,
और मैक्रोफेजेस फैट को ईट करते हैं, और फैट को ईट करने से ये होता है कि आपका जो एलडीएल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने से फैटी स्ट्रीक बनती है जो कि क्लॉग करती है पूरी ब्लड वेसल को। हाँ लेकिन क्योंकि हमारे पेशेंट को जो पल्सेस थी वो क्लियर थी, पेरिफेरल पल्सेस हाँ वर नॉर्मल और ओके, ठीक है आगे नॉर्मल। चलो। ओके गॉट इट, आगे पढ़ो। कंटेजियस, अच्छा, कंटेजियस, contagious non-hematogenous extension of सॉरी, infection from the ulcer to underlying bone cause osteomyelitis. Contagious is extension of infection from ulcer to underlying bone cause osteomyelitis because this complication may be asymptomatic. Patient with diabetic foot ulcer should be assessed for extent of infection. As seen in this patient, the presence of positive probe to bone test, palpating bone with a sterile, blunt wooden or metal tool, a large ulcer more than 2 cm and an ulcer lasting more than 1 week, increasing the likelihood of osteomyelitis. Fever, pain, and elevated erythrocyte sedimentation rate and sinus tract drainage may be present. Poor and drainage. Acha. The most specific diagnostic test for osteomyelitis is bone biopsy and culture. Bone biopsy preferably performed from before antibiotic initiation, allow for identification of the causative pathogen and tailoring of antibiotic therapy. Positive superficial wound culture do not reliably predict the culprit organism, even among the patient with diabetes and foot ulcer who do not have osteomyelitis. Wound-based culture should be performed following debridement and curettage, aseptically scraping the wound base with a blade or curette rather than following a simple sock which can be contaminated. Acha. The most specific diagnostic test, they are saying bone biopsy and culture. Bone biopsy preferably performed before antibiotic initiation, and identification of the causative pathogen. Acha, positive superficial wound culture do not reliably predict the culprit of organism. Even among patients with diabetes and foot ulcer do not have osteomyelitis. Acha. Okay. contiguous non-hematogenous extension of infection from ulcer to underlying bone causes osteomyelitis because this complication may be asymptomatic. Patients with diabetic foot ulcers should be assessed for extension of infection as seen in this patient. The presence of positive probe to bone test that is palpating the bone with a sterile, blunt wooden or metal tool. A large ulcer of greater than 2 centimeter square or an ulcer lasting greater than 1 week increase the likelihood of osteomyelitis. For pain in elevated erythrocyte sedimentation rate and sinus tract drainage, for example, purulent drainage may be present. For pain, fever, pain, and an elevated erythrocyte sedimentation rate and sinus tract drainage, a purulent drainage may be present. Sahi. The most specific diagnostic test for osteomyelitis is bone biopsy and culture. Bone biopsy, preferably performed before antibiotic initiation, allows for identification of the causative pathogens and tailoring of antibiotic therapy. Positive superficial wound cultures do not reliably predict the culprit organisms. Even among the patients with diabetes and foot ulcers who do not have osteomyelitis, wound-based culture should be performed following debridement and curettage, i.e. aseptically scraping the wound base with a blade or curette rather than following a simple swab which can be contaminated. Noise, अच्छी बात है बहुत कि वुंड को डिब्राइड करो और उसका कल्चर करवाओ। Management of foot ulcer complicated by osteomyelitis includes surgical debridement of the necrotic material and prolonged multiple weeks. Antimicrobial therapy amputation is the option of the last resort and is used in the instances of significant complications, ischemia, common necrosis, or when medical management fails. जब सब कुछ हार चुके हो आप, तब आपने पैर को उखाड़ के फेंकना है। Although an elevated ESR greater than 70 millimeters of mercury is suggestive of osteomyelitis in the appropriate clinical setting, it can be increased by any significant inflammatory process and therefore is non-specific. In osteomyelitis, an ESR is helpful in following the response to antibiotic treatment. However, the diagnosis should ideally be established via tissue biopsy and the culprit organism identified via microbiologic examination.
Although patients with diabetes are at increased risk for superficial fungal infections, invasive fungal infections are an uncommon cause of osteomyelitis, so cultures are not a part of standard evaluation. Routine blood cultures can be very helpful in patients with osteomyelitis due to hematogenous spread, for example, infective endocarditis, but are less helpful in disease due to direct extension of local infection. Bacterial, ये आपने पढ़ लिया था, ठीक है, आगे चलें Okay. या बस करें आज के लिए? No, और 15 तक करे तो उसके बाद गुड, और तो क्वेश्चन. चलो लाउडली पढ़ो. अच्छा, तो हाँ, which of the following is most appropriate next step in management of this patient? 48-year-old come to the emergency department due to urinary frequency, burning pain on urination, severe nausea and weakness. The patient has a history of type 2 diabetes mellitus, treated with oral medication. Last menstrual period was a year ago and she is not sexually active. Temperature 38, blood pressure 120/76 and respiration 14 past 95. BMI 32, coast mild costovertebral ankle tenderness is present. Acha. Leukocyte count 15,000, blood urea nitrogen 21, creatinine 0.9 and glucose 180. Urine analysis show many white blood cell. Intravenous ceftriaxone is initiated. Acha. 2 days later, the patient feels better and is eating well. And afebrile urine culture show E. coli sensitive to ceftriaxone, gentamicin, ciprofloxacin, and trimethoprim sulfamethoxazole. Which of the following is most appropriate next step in management to this patient? Achha. Now again UTI problem. डिसकंटिन्यू करो एंटीबायोटिक और इसके हस्बैंड को ट्रीट करें. No, ये तो UTI ना. सेक्सुअल एक्टिव भी नहीं है. ओके, सेंसिटिव टू लिखा हुआ है. मैं नींद में हूँ, मैंने चरस पी हुई है, मैं नींद में हूँ. मैं अच्छा, सेंसिटिव I was thinking we would give a simple UTI treatment. शिट यार, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंट समझ के बैठा हुआ हूँ. ठीक है फिर तो टीएमपीएससी में जिंदाबाद. आगे चलो हाँ, पढ़ो. it's not coming yet. Acha. Okay, treatment of urinary tract infection in non-pregnant women. Uncomplicated UTI and complicated UTI. Uncomplicated UTI, nitrofurantoin, trimethoprim, sulfamethoxazole, phosphomycin single dose, fluoroquinolone only if previous option cannot be used. Urine culture only if initial treatment failed. And complicated UTI. Complicated means infection above the bladder, pyelonephritis, pelvic pain in men, and other signs symptom of systemic illness. Acha. So this patient is complicated UTI because pelvic pyelonephritis is there. Outpatient fluoroquinolone and inpatient trimethoprim, piperacillin, tazobactam, and carbapenem, imipenem. Na, pyelonephritis is there. Na here they said costovertebral angle tenderness, but still, why we are going? We picked this one. Okay, let me read. Outpatient fluoroquinolone, inpatient ceftriaxone, piperacillin, tazobactam, carbapenem, imipenem. Culture obtained prior to therapy. Culture obtained prior to therapy with adjacent antibiotic as needed. Adjustment of antibiotic as needed. Acha. This patient with dysuria, pyuria, fever, costovertebral angle tenderness has pyelonephritis. Management of pyelonephritis can either be outpatient or inpatient. A 48-year-old woman comes to the emergency department due to urinary frequency, burning pain on urination, severe nausea, weakness, type 2 diabetes mellitus, history, oral medication, not sexually active menstrual menopause में जहाँ चल रही है. ठीक है. 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 120/76, pulse 96, 14 respiration, 32 BMI, okay, normal, C, obese, ठीक है, obese है. Mild costovertebral angle tenderness is present, ठीक है. White blood cell count in intravenous ceftriaxone started 2 days later.
Patient feels better and is eating well afebrile. Urine culture shows E. coli sensitive to ceftriaxone. मेरे ख्याल से सिप्रो तभी यूज करनी चाहिए जब आपका TMPSMX से रेजिस्टेंट हो, लेकिन अगर वो सेंसिटिव है तो बेहतर है मेरे हिसाब से। मुझे ये फिल वक्त समझ में आ रहा है, दो कि मैं नींद में हूँ, मेरा माइंड उतना सुपर फास्ट काम नहीं कर रहा, बट मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर आपका पेशेंट TMPSMX से ट्रीट हो जाता है, बीइंग एन नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट, सुकून से ट्रीट करो। No, that is true, but the fact is Fluoroquinolone only if previous options cannot be used. resolution cannot be used. बस बात ही खत्म। हालांकि ये लाइन मैंने यहाँ से देखी है, मतलब ऊपर मेरे माइंड में नहीं थी ये चीज, तुमने पढ़ी होगी, लेकिन मैं नींद में था, ठीक है, लेकिन अब मुझे ये समझ आ रहा गया फ्लोरोक्विनोलोन सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हाँ, third फर्स्ट लाइन दर्द। हाँ, अब बताओ तुम क्या कह रही हो। I was saying that this patient has a complicated UTI, pyelonephritis now. तो माइल्ड in है, complicated माइल्ड है, ठीक है, माइल्ड कोस्टोवर्टिब्रल टेंडर एंगल टेंडरनेस है, हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई सिर्फ वो नहीं होती जिसमें पाइलोनेफ्राइटिस हो। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का एक एग्जांपल है पाइलोनेफ्राइटिस, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई उसको बोलते हैं जिसमें आपके नॉर्मल वाले जो पेनिसिलिन, नॉर्मल वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वर्क ना कर रहे हो, वो कॉम्प्लिकेट हो चुका हो, और उसका क्लासिक एग्जांपल होता है कि वो असेंडिंग इन्फेक्शन करके ऊपर जा चुका होता है, क्योंकि आपने नीचे उसको रोकने की कोशिश करी होती है, आपके एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे थे, फिल वक्त वो सेंसिटिव पड़ी है मेरी पेशेंट, फिल वक्त उसको ही मैंने इंट्रावेनस सेफ्ट्राइजोन लगाया तो वो ट्रीट हो गई। 2 दिन से लेकर वो बिल्कुल खुश चल रही है। फालतू में कि मैं उसको फ्लोरोक्विनोलोन दे के वो करूं, उसका अपना जो है वो ऑप्शन खत्म कर दूं, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक आप साल में 2 दफा से ज्यादा यूज नहीं करते एथिकली, या मतलब अपना उस हिसाब से देखो तो ठीक है। हमारे यहाँ तो जो भी होता है खैर उसको छोड़ो तुम, हमारे रीजन में पता नहीं क्या भी हो रहा है, लेकिन एंटीबायोटिक बनाई इसीलिए गया कि कहिए कि साल में 2 दफा आपको यूज करनी है, 3 दफा आपको यूज भी नहीं करनी, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आप उसका ऑप्शन क्यों खत्म कर रहे हो जब आपकी TMPSM से ट्रीट हो रही है, ठीक है, आगे चलो। Okay. Outpatient treatment of fluoroquinolone, inpatient ceftriaxone and culture obtained prior to therapy. And adjust antibiotic as I got it now. This one is complicated. He already took ceftriaxone. Now we have to adjust the antibiotic as needed. That's why we give trimethoprim sulfamethoxam. Okay, this patient with dysuria, pyuria, fever, and costovertebral ankle tendinosus, pyelonephritis. Management of pyelonephritis can either be outpatient or inpatient, and the decision is guided by the patient initial presentation and comorbid condition. Those with vomiting, older age, sepsis, and certain medical condition, diabetes mellitus, urinary obstruction require hospitalization and intravenous antibiotic due to higher risks for treatment failure with outpatient oral antibiotic. After 48 hours of symptomatic improvement, most hospitalized patients can be transitioned to culture guided oral antimicrobial. This patient with a E. coli urinary infection sensitive to oral agent can be switched to oral trimethoprim sulfamethoxazole, a narrower spectrum antibiotic, then ciprofloxacin with a fever adverse effect and discharge. Acha. Then other option choice A and B. This patient requires cessation of intravenous ceftriaxone because her symptoms are improved at 48 hours and urine culture shows sensitivity to oral antimicrobial. Adding ciprofloxacin without discontinuing ceftriaxone would not be recommended. Acha. Then choice pyelonephritis. Pyelonephritis is a serious infection and usually requires 7 to 14 days of antibiotic to ensure complete eradication from the urinary tract. Achha. So pyelonephritis need 7 to 14 days, not the 3 days. क्या पाइलोनेफ्राइटिस? Pyelonephritis 7 to 14 days antibiotic. Normally we can use a 3 days antibiotic course for simple UTI. सही, सही, पाइलोनेफ्राइटिस के लिए हमें जो है वो 7 से 14 दिन चलाना पड़ेगा। ओके, गॉट इट, सही कह रही हो। चलिए आगे आप। Acha. Choice D. Intravenous gentamicin occasionally used for pyelonephritis. However, the patient had resolution of symptom with ceftriaxone and therefore does not require an additional intravenous antimicrobial. She should be transitioned to an oral antibiotic.
Patient with pyelonephritis, the who are vomiting of older age or septic or who have certain comorbidities, diabetes mellitus, urinary obstruction, typically require hospitalization and intravenous therapy. Most hospitalized patients can be transitioned to culture guided oral antibiotic if symptoms are improved at 48 hours. Acha. So they give they took the culture, and after that they give the ceftriaxone, and now we are treating this patient according to the culture report. Culture say that these drugs are sensitive. Trimethoprim sulfamethoxazole is sensitive. That's why we picked it. सही है. चले आगे. पढ़ो. Which of the following is most likely to decrease the patient risk for developing infection? 54-year-old man brought to the emergency department after sustaining severe burn from a deep fire explosion that occurred when she attempted to deep fry a frozen turkey. Acha. Temperature 36 and blood pressure is 102/64 past 110. The patient is alert but in severe pain. Examination revealed partial to full thickness burn of the face, neck, antral, chest, and abdomen, and on for all four extremity. Intravenous access is obtained and crystalloid resuscitation is administered along with the analgesia. The patient is brought to the burn unit where her wound was cleaned and dressed using topical antimicrobial ointment. During the subsequent treatment of this patient burn injury, which of the following is most likely to decrease the patient risk for developing infection? Which of the following is most likely to decrease the patient risk for developing infection? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि एनारोबिक का इन्फेक्शन होता है. Wound compress therapy, hyperbaric oxygen, prophylactic wound excision and grafting. I was thinking सुडोमोनास के लिए nutrition. Hyperbaric oxygen can be. मैंने तो मैं हाइपरबैरिक, तुम जो भी करती हो, मैं मतलब मैंने अटेम्प्ट कर लिया. अब मुझे नहीं पता कि क्या भी कर रहा हूँ, बट सवाल मेरा आंसर यही होगा. तुम अब सोचो क्या कर रही हो. बाकी सवाल तो फालतू है ना. सिंपल ये बात यही है ना कि बर्न का पेशेंट है, ठीक है, उसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, बस बात ही खत्म. Wound I think grafting. Wound excision and grafting. ग्राफ्टिंग करोगी, सही हो तुम, ठीक है. एक्सेशन और ग्राफ्टिंग करेंगे. कह रहा है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में इन पेशेंट विद सीवियर बर्न इंजरीज अर्ली एक्सेशन ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू एंड वुंड क्लोजर फॉर एग्जांपल स्किन ग्राफ्टिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बर्न वुंड के इन्फेक्शन. सही बात है. इसमें वो डिस्लफिंग करते हैं. सही कह रही हो. Patients with severe burn injuries have multiple risk factors for wound infection and sepsis, including disruption of skin's protective barrier, burn-induced immunosuppression, and the presence of necrotic tissue. For example, burn eschar, which serves as an avascular protein-rich substrate for the bacterial and fungal proliferation. To control the level of bacterial colonization or burned areas, topical antimicrobial agents are typically applied during the regular dressing changes. However, most topical agents cannot penetrate eschar, resulting in eschar serving as a potential divertitus for infection. उसके बाद होता है आपका removal of eschar through early, for example, within 5 days of injury, wound excision and grafting reduces the risk of both non-invasive and invasive burn wound infections in the operating room. Layers of devitalized tissues are progressively removed until capillary bleeding is encountered for i.e. tendential excision. सही सही. मतलब कैपिलरी बेड जहां तक नहीं आता तब तक तुम लेयर्स उतारती जाओ, अनियन पीलिंग करती जाओ, ठीक है. टेंजेंशियल बोलते हैं 90 डिग्री पे शायद. ओके, खैर पता नहीं. Which of the following, oh sorry, this is followed by application of split thickness skin grafts, or if graft donor sites are unavailable, other temporary coverage, cadaveric skin or manufactured skin substitute. पहले उसका लेयर उतारो, थाई से खाल लेते हैं और ऊपर वो लगाते हैं जहां भी जरूरत हो. अगर थाई का ही बर्न है या ऐसी जगह का बर्न है जहां से हम नॉर्मली स्किन ग्राफ्ट ले सकते थे, तो आपने कैडावरिक लगानी है, या फिर आपने स्किन सब्स्टिट्यूट. जैसे मैंने बर्न्स के वार्ड में जब की थी जॉब, तो उसपे इलेक्टिव्स में वो दिखा, वो उसमें
वो भी लगता है, क्या नाम है, सर पढ़ा रहे थे कि बकरी की खाल भी लगाते हैं सम टाइम हम लोग, होता है ना, ओ। एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, उसको बोलते हैं हम्म। जीनोग्राफ्ट। एक पेशेंट था, उसकी जिनको। नेक नेक जल गई थी उसकी, ठीक है। तो उसके वोकल कॉर्ड्स की जो एयर थी वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, वो सारी एयर बाहर निकल रही थी, ठीक है। या मे भी उन्होंने इंट्यूबेशन करने के लिए शायद वो ट्रेकेओस्टमी ट्यूब लगाया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो बहरहाल वो जल गया था, तो सर कह रहे थे कि इसको हम, हो सकता है कि बकरी की खाल लगाएं, या ये एक पोटेंशियल ऑप्शन है, इस पे रिसर्च चल रही है, इस तरह का मतलब कुछ था। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, मुझे अब 2-3 साल हो गए हैं वो चीज की, अंडर ग्रेजुएट था जब। ओके। Due to high blood loss caused by excision and grafting, a series of smaller procedures is typically performed in patients with large body surface area involvement. ठीक है। Early nutritional support can offset hypermetabolism and improve overall outcomes in patients with severe burn injuries. However, parenteral intravenous nutrition is typically avoided because it is associated with high rates of infection and mortality compared to the enteral via feeding tube nutrition. The option was initiation of total parenteral nutrition, यानी गट के अलावा बाकी जगहों से खाना देना। सीवी लाइन लगाते हैं जो हम इसमें, क्या नाम है, आईवी लाइन लगाते हैं, सेंट्रल आईवी लाइन लगाते हैं, ICIV जुगुलर में, ठीक है। सिविल लाइन होती है ना, हाइपरबैरिक सिविल ऑक्सीजन, लाइन नहीं है। क्या कह रही हो? वो तो सिविल लाइन ही होती है ना, सेंट्रल हाँ भाई, फिर जुगुलर सेंट्रल वेनस वेनस लाइन लगाते लगाते हैं हैं। या सेंट्रल इंट्रावेनस लगाते हैं, उसी को ही कहते हैं सीवी लाइन, ठीक है। हाँ। ओके। Hyperbaric oxygen therapy increases plasma partial pressure of oxygen and is sometimes used to treat chronic ischemic wounds. For example, diabetic foot ulcers. अब ये था मेरे माइंड में शायद, और as an adjuvant treatment for soft tissue infections and necrotizing fasciitis के लिए. However, increased plasma oxygen levels cannot penetrate burn scars because it is devascularized. Therefore, scar removal is better next step for both infection prevention and source control promotion of wound healing. I don't know कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन क्यों करते थे। जो थोड़ी बहुत हाइपोथेटिकल बात मेरे माइंड में, वो इसलिए करते थे कि डायबिटिक फुट में एनारोबिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्लोस्ट्रीडियम डिफिस के परफिंजन के, तो उसको किल करने के लिए शायद हम लोग करते हैं। देखते हैं हम लोग, सर्च करता हूँ मैं इसको। Even for severe burns, systemic antibiotics are not used prophylactically because they do not prevent burn sepsis invasive infection, but they instead may select for more aggressive antibiotic resistant bacteria. But instead may select for more aggressive antibiotic resistant bacteria. क्या कह रही है उलूका पट्टा? They are saying systemic antibiotics are not used prophylactically because they do not prevent burn sepsis. Sepsis is so severe. It's invasive infection now. So if we use the prophylactic antibiotic, it will not remove हाँ, it will रिमूव not भी improve नहीं the होगा, sepsis. ऊपर से जो बैक्टीरिया होगा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको क्लियर करने के लिए कोई आएगा हाँ, ही नहीं वहां पे। वुंड कंप्रेशन हाँ, थेरेपी के डिग्री लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ। वुंड कंप्रेशन therapy can decrease hypertrophic scarring or other than infection in patients with severe burns. It is generally used often after burned areas have fully healed, whether by epithelialization or skin graft adherence. In patients with severe burn injuries, early excision of necrotic tissue and wound closure, grafting reduces the risk of burn wound infection. Reduces the risk of burn wound infections. Perfect. आओ आप हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी सर्च करें, फिर हम लोग अल्लाह हाफिज बोलेंगे एक दूसरे को। ओके, ओके। क्या करें? अच्छा, पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में क्या बोल रही थी यहाँ पे? आरडी ये न्यूट्रिशन बोल रही सपोर्ट थी कि और जो आपका पैरेंटरल न्यूट्रिशन है वो आप नहीं दोगे बर्न पेशेंट में इतना जल्दी। उसका रीजन ये होगा कि वो आपको मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी के वो बढ़ा देता है। असल में पैरेंटरल न्यूट्रिशन में ग्लूकोज होता है रिच, ठीक है। तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम देख लो फिर भी एक दफा कि पैरेंटरल न्यूट्रिशन इसलिए रीसप्लाई करते हैं क्योंकि हाइपर मेटाबॉलिज्म को ऑफसेट कर देगा, पहली चीज ये इंप्रूव करेगा ओवरऑल आउटकम इन पेशेंट विद सीवियर बर्न इंजरीज। उसके बाद आपका क्या है, पैरेंटरल इंट्रावेनस इज टिपिकली अवॉइडेड बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद हायर रेट्स ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ग्लूकोज देती है डायरेक्टली तुम, मोर्टेलिटी कंपेयर टू एंटेरल। तो क्या करना है तुमने, फीडिंग ट्यूब लगा के न्यूट्रिशन देनी है इसको। बर्न वाले पेशेंट में तक इतना जल्दी सीवी ने मत लगाओ, सेंट्रल वेनस जो वो है। हाँ हाँ वो अपना कोई मसला था कुछ तब लगाते हैं, लेकिन
इतना जल्दी नहीं लगाते, और इसका ये एडवर्स इफेक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, Yeah. मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट इन विच ब्रीथ्स, फायदा क्या होता है? इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, promotes indigenous fibroblast activity, bactericidal against anaerobe। देखो आप, ऐसे तुम्हारा भाई है कच्चा और कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उसके, ठीक है। रिड्यूस एडिमा, Bactericidal is बोल दिया। हाँ करता है ना, मुझे पता है, तभी तो मेरा दिमाग इस तरफ गोटी खा गया ना, हालांकि मुझे डायबिटिक फुट याद आ गया, मे भी इसलिए पिछला सवाल हमने वो किया था। चलो ये भेज देता हूँ, तुम पढ़ लेना, अभी मेरा माइंड सुन पड़ा हुआ है, बस फिर अल्लाह हाफिज करते हैं, 4-5 घंटे से ज्यादा okay. थक जाते हैं हम, ठीक है। Okay. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।